नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम पॉलिटी के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान कहा गया है, ठीक है, क्वासी फेडरल कहा गया है, सही स्टेटमेंट है। और भारतीय संविधान विधान रूप से संघीय है और भावनात्मक रूप से एकात्मक माना जाता है, मतलब फेडरल इन लॉ एंड द यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है संविधान के बारे में, ठीक है। क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वेयर ने, ठीक, ये भी याद रखें, केसी वेयर ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता प्रदान करने का वचन देता है, ठीक है। देखिए, आपने प्रियम्बल अगर पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये भी सही है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सही है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक। तो सारे ही तरह की समानता प्रदान करता है भारतीय संविधान। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेल लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, सही है। कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण ये कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में आया, ठीक है। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितना 1 लाख खर्च करने का जो उपबंध है ये कब आया? यह है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ना कि 1833, ठीक है, 1813 में, ठीक। तो ये तीसरा गलत होगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, 1935 में विधानसभा का सुझाव है जो वो सर्वप्रथम किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर ने। गलत हो जाएगा क्योंकि एम एन रॉय ने दिया था, कम्युनिस्ट लीडर थे एम एन रॉय, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने। ये भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसको जो मूर्त रूप देने का काम इनके पुत्र ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और तीसरा देखिए, 1936 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1936 में कलकत्ता अधिवेशन नहीं हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी गलत है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है। प्रथम बैठक 11 को नहीं हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी। कुछ डेट्स हैं जो याद रखनी है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। और जो एंटरिम अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर एस एन सिन्हा, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा, एस एन सिन्हा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल 17 महिला सदस्य थी। ये भी गलत हो गया क्योंकि 15 थी, 17 नहीं थी, ठीक है। तो तीनों ही गलत है, तीनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। एक 11 दिसंबर को जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें किसको चुना गया था? ये भी याद रखें, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। एंटरिम पहले एस एन सिन्हा बन गया और फिर उसके बाद फुल फ्लैश जो चुने गए वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों ही गलत है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी सही है। और प्रारूप समिति के थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 48 है जो वो कहता है कि कृषि एवं अनुपालन का संगठन, ठीक है। और 49 है जो वो कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। 48A है जो वो आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल जो 50 है वो आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, ठीक है। सारी गलत है, डी आंसर।
अगला देखें, अनुच्छेद 18 से संबंधित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 18 है जो, ये किससे संबंधित है? ये टाइटल वाला, अबॉलिशन ऑफ टाइटल वाला, ठीक है। अनुच्छेद 18 के तहत राज्य है जो वो सेना और विद्या संबंधित सम्मान है जो उनके अतिरिक्त तो कोई और उपाधि है जो वो प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें जो भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार हैं वो इन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे किसी को अगर भारत रत्न अवार्ड मिला या फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो वो अपने नाम के आगे उनको लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइटल वाली श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है। वो आर्टिकल 18 के तहत अबॉलिशन में नहीं आएंगे, ठीक। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 24 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है और आर्टिकल 24 के अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। देखिए, दोनों सिर्फ इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आर्टिकल्स 23 के बारे में है, ना कि 24 के बारे में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सही स्टेटमेंट है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ उसमें एक पार्ट जोड़ा गया और उसमें क्या था? 10 मूल कर्तव्य, ठीक है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 है जो, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो कि बात करता था आपके 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं उनमें अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। ये पार्ट जोड़ा गया था, ठीक है। अब आपको ये दोनों ही सही है, आपको कमेंट्स में बताना है कि ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आर्टिकल ऐड हुआ है इस आर्टिकल में और जो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है इसी से संबंधित, मतलब बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर से संबंधित है जो, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। देखिए, लोक चुनाव में वोट डालना मूल कर्तव्य नहीं है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना मूल कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मूल कर्तव्य है। और संविधान को मानना और एवं इसकी आदर्शों को की कद्र करना ये भी मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा यानी बी हो जाएगा आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है। सही स्टेटमेंट है। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान होती है, सुप्रीम कमांडर होते हैं ये, ठीक। सही स्टेटमेंट है। और अगला देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, आर्टिकल 123 है जो, ये किससे संबंधित है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श पर किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी समय नहीं कर सकते, वो तब कर सकते हैं जब संसद अपने सत्र में ना हो और दूसरी चीज की विषय है जो वो इतना गंभीर हो, ठीक है, गंभीर और अनिवार्य हो कि जिसको संसद के सत्र को शुरू होने तक टाला नहीं जा सकता, ठीक है, टाला नहीं जा सकता जिसको, तो तब वो कर सकते हैं। तो दूसरा वाला यहाँ गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के जो कितने मेंबर्स, 12 मेंबर्स हैं, उनको मनोनीत करता है, ठीक है। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 80 का जो थर्ड पार्ट है उसके तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्तियों को ही मनोनीत करता है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद तथा किस अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है? आर्टिकल 243 या 244, ठीक है, 5वीं या 6ठी अनुसूची। तो देखिए, इसमें हो जाएगा आंसर ए, आर्टिकल 244 और 5th शेड्यूल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं? 56, 57, 58 या 59? तो ये सौंपते हैं आपके आर्टिकल 56 का जो फर्स्ट का वाला पार्ट है, ठीक है, उसके तहत। आंसर है ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 52 में, सही है। और अगला देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक क्या रीजन होना चाहिए? संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन अगर उन्होंने किया है, ठीक है, तो उस पर संविधान के किसी भी सदन के द्वारा, आइदर हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसके तहत कर सकते हैं। तो दोनों ही सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही है? नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो भारत के छठे राष्ट्रपति थे और वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है, तो तीनों ही सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, वीवी गिरी हैं जो वो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया और उसके लिए वो जेल भी गए, ठीक। और रामनाथ कोविंद हैं जो वो 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के और वे राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट, फैक्चुअल स्टेटमेंट, याद रखें, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, ठीक है, उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, गलत हो जाएगा क्योंकि 66 के तहत होता है। और दूसरी चीज क्या कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन होगा इसमें? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by the means of single transferable vote system, ठीक है, तो इसके तहत होता है, सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक है जो डेट से याद रखिएगा 13 मई 1952 को आयोजित हुई और प्रथम निर्वाचित लोकसभा है जो वो आपकी 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की न्यायिक शक्तियां हैं, ठीक है, जुडिशियल पावर्स देख रहे हैं पार्लियामेंट की। देखिए, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद मुक्त करना है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है और अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित करना, ठीक है, तो ये तीनों ही हैं जो ये आपके जुडिशियल पावर्स के तहत आएंगी पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट की जो जुडिशियल पावर है उनके तहत आएंगी, न्यायिक शक्तियों के तहत आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, ना कि 3 माह, गलत हो गया। और भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों का समर्थन चाहिए होता है? 50, ना कि 30, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, अनुच्छेद 100 है जो वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसके अनुसार प्रत्येक सदन की जो बैठक होती है या फिर उसमें संयुक्त बैठक हो रही है जो, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी अवधारणा है जो उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले जो सदस्य हैं उनके मेजॉरिटी से डिसाइड होगा, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और सभापति, अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्यरत व्यक्ति है जो वो पहले तो अपना मत नहीं देगा, लेकिन अगर इक्वलिटी आ गई, मतलब अगर वो वाली कंडीशन आ गई जिसमें दोनों बराबर के वोट हो गए, तो उस चीज में जो उनका वोट होगा वो निर्णायक वोट होगा, ठीक है, कास्टिंग वोट कहते हैं उसको, ठीक है, तो ये दो भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा, आंसर है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2009 में, उसके द्वारा आर्टिकल 343 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे उनके मनोनयन के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, तो वैसे तो सब सही है, लेकिन आर्टिकल है जो यहाँ पर 343 नहीं है, 334 है, ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला, अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? 552, तो ये भी गलत क्योंकि अब 552 से पहले थी 552, अब 550 हो गई, ठीक है, जो 552 में 2 एंग्लो इंडियंस थे वो खत्म हो गए, ठीक, तो ये गलत हो गया, दोनों ही गलत हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, सही है, और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 2001 में हुआ था उसमें आर्टिकल 82 में और 170 के थर्ड पार्ट में चेंज करके इसको जो है वो 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक है, और इन्होंने अपना मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, मतलब कहने का कि जो इनका कार्यकाल था उसके बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी,
ठीक है, तो बचा हुआ जो पीरियड था वो किसने किया था? वो किया था अनंत शयनम अयंगर ने। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और ये जो अयंगर हैं ये कौन है? ये आपके फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर हैं, DY स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर बलराम झाकड़ का। ठीक है, और 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन। 17वें कौन है? ओम बिरला। ठीक, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। ठीक है, जो अभी करंट वाले हैं वो तो याद रखने ही रखने हैं, उनका नंबर याद रखना है, उनसे जस्ट पहले वाले याद रखने हैं, और जो आपके जो फर्स्ट सबसे बड़ा सर्वाधिक कार्यकाल है जिनका, वो भी आप याद रखें। ठीक है, और फर्स्ट तो आपको पता ही है। ठीक, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, प्रश्नकाल का जो समय होता है वो क्या है? 11 से 12 तक। शून्यकाल का समय 12 से 1 तक। और विधायी कार्य का जो समय है वो लोकसभा में होता है आपका 2 से 6 और राज्यसभा में 2 से 5 होता है। ठीक है, तो दोनों ही तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शून्यकाल का अर्थ सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल है। ठीक है, और शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय में, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न पूछने की जो अनुमति है और जो क्रम है वो कौन डिसाइड करेगा? अध्यक्ष। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड स्कीम है जो, ये आपकी 1993 में लॉन्च हुई। किसके टाइम पर? पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर। ठीक है, और जो 1993 में जब ये लॉन्च हुई तो एमपी फंड जो था, जिसको सांसद निधि कहा जाता है, वो आपका 5 लाख रुपए था। ठीक है, और अभी उसको बढ़ा करके कब? 2011 में, 1 अप्रैल 2011, डेट याद नहीं रखनी, 2011 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 5 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कम राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले कितने सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प घोषित किया जाए कि जिससे कि क्या? संसद राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय के संबंध में नियम बना सके, विधि बना सके। ठीक है, तो उसके लिए 1/3, 2/3, आधे या सभी, तो उसके लिए चाहिए कितने? 2/3 मेंबर। ठीक है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित? देखिए, आर्टिकल 93 किससे संबंधित है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही। आर्टिकल 105 है जो, वो किससे संबंधित है? संसद के साधनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। और 116 आपका लेखानुदान, प्रत्यय अनुदान, अनुदान से संबंधित। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंज है, पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, ये अनुच्छेद 51 में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है अनुच्छेद 89 के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आर्टिकल 89 के तहत होगा, ना कि 51 के तहत, ये हो गया गलत। ठीक है, और राज्यसभा अपने ही किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाती है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, न्यायाधीश पद पर नियुक्त के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्य करना जरूरी है। इनकी क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, जज की। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य पदाधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर पदाधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 132 या 123 के तहत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, रिट पिटीशन कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 32 में मेंशन है। ठीक है, रिट पिटीशन आपको सारी एक बार रीड कर लेनी है। कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस, दूसरी आपकी मैंडमस, तीसरी आपकी प्रोहिबिशन, चौथी आपकी सर्टियोररी और पांचवी आपकी को वारंटो। ठीक है, ये सब आपको एक बार रीड करना है, इनमें डिफरेंसेस देख लेना है। उसके अलावा कमेंट्स में आपको बताना है कि ये आर्टिकल 131 और 132 ये दोनों क्या क्या हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है ये 123। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। और लीला सेठ है जो वो किसी भी उच्च न्यायालय में बनने वाली प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। कौन सा न्यायालय था वो? हिमाचल का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, अनुच्छेद 143 थर्ड पार्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या है जो वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3, 5, 7 या 9? तो वो संख्या है आपकी 5, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं अथवा दंड को स्थगित कर सकता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, आपका राज्यपाल है जो वो मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते, परंतु मृत्युदंड की जो सजा है उसको स्थगित कर सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो 156 नहीं है, 155 के अंतर्गत है, गलत हो गया। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर को धारण करता है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक, सही स्टेटमेंट है। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला स्टेटमेंट है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट और ये थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय वर्ड यहाँ से मिसिंग है। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद का उल्लेख आर्टिकल 153 में किया गया है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखें, राज्यपाल विधान परिषद ठीक है, विधान परिषद के निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ठीक है, तो मनोनीत करने की बात अगर कही गई है तो कहाँ कहाँ मनोनीत करते थे? पहले एक विधानसभा में भी एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे। ठीक है, जिसको अभी 104वां जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे खत्म कर दिया गया था। ठीक है, और एक एंग्लो इंडियन को क्या करते थे और आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 170 के तहत था ये। ठीक है, तो ये सब खत्म हो गया। ठीक है, और अगला अब इसको देखते हैं कि विधान परिषद में कितनों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/2, 1/3, 1/6 या 1/12, तो वो होता है 1/6 लोगों को। ठीक है, अभी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि विधान परिषद में जो भी सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से ये सब 1/12 कितने होते हैं, 1/3 कौन होते हैं? ठीक है, 1/2 तो नहीं है। ठीक है, 3, 1/12 जो जितना भी मतलब इनका कॉम्पोजिशन है वो पूरा आपको बताना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ पर है? आर्टिकल 213 में, प्रेसिडेंट की 123 में, और राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है ये। ठीक है, ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति नहीं है, ये राज्यपाल की लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्ति है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान या विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद किसी भी क्षेत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 3 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि 6 मंथ होना चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगीत से प्रारंभ होती है और विधानसभा सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगान से समाप्त होती है। दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं। शुरुआत होती है जन गण मन से और अंत होता है वंदे मातरम से। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर इंटरचेंज है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों के विरुद्ध
अभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध। तो देखिए राष्ट्रपति के तहत भी चलाया जा सकता है आर्टिकल 61 के तहत, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 67 के तहत और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 124 का 4th पार्ट, ठीक है, इसमें मेंशन्ड है। लेकिन राज्यपाल के अगेंस्ट नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है जो वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, जहां पर कितने न्यायाधीश हैं? 160, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, ठीक। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 2013 में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम में नवसर्जित उच्च न्यायालय का गठन किया गया। गलत हो जाएगा, क्योंकि 2013 में जो 3 उच्च न्यायालय बने हैं वो कहाँ कहाँ बने हैं? एक बना है आपका मेघालय में, दूसरा आपका बना है मणिपुर में और तीसरा आपका बना है त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये गलत हो गया। वर्तमान में 25 हैं, सही है। और जो 25वां है वो कहाँ पर बना है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 यानी बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 169 के तहत यदि विधानसभा विधान परिषद को सृजन या उत्पादन के लिए 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद इसके लिए उपबंध कर सकेगी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 और मैक्सिमम कितने? 500 सदस्य हो सकते हैं, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।